वेलकम फ्रेंड्स, लर्न इंडिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। वैदिक काल में कुछ राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो वैदिक जो काल था, जैसे ऋग्वैदिक काल जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो वो वैदिक काल था। उस टाइम जो राजा थे, जन जन मतलब होता है लोग, उनके द्वारा चुने जाते थे। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए कि वहां पे कुछ परिवर्तन आते हैं कि अब अलग तरीके से राजा चुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अब जो है कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए कि अब जो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे वो राजा बन जाते थे। तो ये बड़े बड़े यज्ञ क्या है, इनमें से एक ऐसा यज्ञ का उदाहरण है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, ये एक ऐसी आयोजन था। अश्व मतलब जो है संस्कृत में घोड़ा होता है। तो अश्वमेध यज्ञ, तो इसमें क्या होता था कि जो राजा है घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। उसने घोड़े को घूमे, कहीं भी जाए घूमे, उसके लिए छोड़ दिया। उसके पीछे राजा के लोगों की देख रेख होती थी। उधर उसके पीछे राजा के जो लोग होते थे वो भेज दिए जाते थे। अब वो घोड़ा जिस जिस जगह पर जाता था, हाँ, अगर उसे किसी ने वहां रोका तो उसे उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर जाने दिया तो मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, कि अब वो ही उनसे ज्यादा शक्तिशाली राजा है, वो उसके सामने लड़ नहीं सकते, इसलिए उसके सामने झुक गए हैं। अब वो उसके अंडर रहकर काम करेंगे। तो ये ऐसा माना जाता था। उन राजाओं को यज्ञ आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ में जो है, अब जो राजा है, वो जो राजा होते थे उसमें यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था कि इनवाइट किया जाता था कि वो यज्ञ में आए। हाँ, तो यह यज्ञ विशेष पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो ये जो यज्ञ होता था एक विशेष तरह के पुरोहित होते थे, हाँ, उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। जैसे आज कोई भी जो है हवन होता है वो पंडितों द्वारा बुलाया जाता है, सिर्फ पंडित ही आते हैं, कोई और नहीं आता। उसी तरह उस समय जो यज्ञ होते थे वो पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जिसने रोका उसे लड़ाई करनी पड़ती थी। जिसने जाने दिया कि वो जाए घोड़ा, वो आमंत्रित होता था। मगर जो रोकता था उससे सिर्फ लड़ाई करनी पड़ती थी, उसे आमंत्रण नहीं दिया जाता था। तो यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जो जो आमंत्रित थे राजा वो सारे उस राजा के लिए उपहार लाते, गिफ्ट लाते कि उसके वहां हम जा रहे हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जो राजा यज्ञ कर रहा है उसका जो है एक मेन स्थान होता था। तो उसमें विशेष आसन उसके लिए तैयार किया जाता था। वो किस तरह का होता था, राज सिंहासन या बाघ की खाल का। तो आपने टीवी में, फिल्मों या सीरियल में देखा होगा एक राज सिंहासन होता है राजा का, उसी तरह उसके लिए राज सिंहासन होता था। या नहीं तो बाघ जो होती है उसकी खाल, जो चमड़ी होती है उसकी खाल का एक विशेष आसन बनाया जाता था जिस पर वो बैठता था। तो अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था, कि वो जो बाकी सारे आमंत्रित जो राजा हुए हैं जिन्हें इनवाइट करा वो क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे। जैसे सिनेमा हॉल में जो लोग मूवी देखने जाते हैं उनका सिर्फ काम मूवी देखना होता है, उसी तरह जो राजा होते थे जिन्हें इनवाइट किया जाता था उनका काम भी सिर्फ यज्ञ को होते हुए देखना है। इसके अलावा उनका कोई और काम नहीं होता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, शूद्र अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो अब जो है विष सामान्य जो लोग होते थे वो राजा के लिए उपहार लाते कि उसके वहां जा रहे हैं हम। मगर जो शूद्र होते थे, 4 वर्णों में एक शूद्र थे। शूद्र वो होते थे जो 3 बाकी वर्ण होते थे जिसके बारे में आगे आपको बताऊं। वो उन 3 वर्णों की सेवा करते थे। सबसे निचला स्थान समाज में शूद्रों का माना जाता था। उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इसके अलावा उनके साथ कई तरह के भेदभाव होते थे, तो जिसके बारे में आगे आते आते बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो वर्ण, तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। उत्तर वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो ये जो है ग्रंथ जो उत्तर भारत में गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए, वो कई ग्रंथ रचे गए। इसके अलावा जो ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा बहुत से अन्य ग्रंथ भी इसमें आते हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, कि ये जो पुरोहित इन ग्रंथों में जिन्होंने इसे लिखा उन्होंने क्या करा, इसमें किस तरह अनुष्ठान करना है,
किस तरह ये अनुष्ठान संपादन करना है, इनको पूरा करना है, उसकी जो मेथड बताया, विधियां बताई गई हैं इन ग्रंथों में। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया कि समाज में जो जो लोग रह रहे हैं उन्हें किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे आज हम भारत में रह रहे हैं, हम सब भारत के संविधान के द्वारा चलते हैं, उसी तरह वहां पे जो ग्रंथ होते थे उनमें लिखा था कि उनके हिसाब से लोगों को क्या क्या किस किस हिसाब से चलना है, क्या क्या नियम होंगे, उनका पालन करना है। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगलों में रहने वाले लोग। तो इनमें से जो लोग थे, कुछ लोग धनवान भी थे, कुछ अमीर भी थे। धनवान मतलब अमीर, और कुछ लोग निर्धन भी थे, मतलब कुछ गरीब भी थे, कुछ अमीर भी थे। जैसे आज भी समाज में होता है कि कुछ लोग अमीर है तो कुछ लोग गरीब है। तो उस समय जो पुरोहित हैं, हाँ, जो यज्ञ कराते थे, योद्धा हैं जो युद्ध में लड़ते थे, इसके अलावा कृषक मतलब जो खेती बाड़ी करते थे, पशुपालक मतलब जो पशुओं को पालते थे। इसी तरह अलग अलग समूह थे, जैसे व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग, हाँ, ये सारे लोग थे। तो वर्ण, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कितने वर्ण थे, उनकी काम क्या थे। तो वर्ण जो है 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वैश्य और शूद्र। तो पहला जो समाज में सबसे ऊंचा स्थान था वर्ण में, वो था ब्राह्मण का। उनका काम होता था वेदों का अध्ययन, मतलब वेदों को पढ़ना और उनको पढ़ाना, लोगों को उनका अध्यापन, तथा यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना। वो यज्ञ करते थे, इसके अलावा गिफ्ट लेते थे लोगों से, उपहार प्राप्त करते थे। दूसरा जो समाज में स्थान था वो था क्षत्रिय का। तो इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, कि ये युद्ध करेंगे और जो उनकी प्रजा है, उनकी जो लोग हैं, उनकी रक्षा करेंगे। इसके अलावा जो विश्व या वैश्य थे, जो सामान्य लोग हैं, हाँ, विश्व मतलब सामान्य लोग होते हैं, और वैश्य में ये जो वैश्य और विश्व से ही वैश्य निकला है। तो वैश्य जो है कृषक, पशुपालक और व्यापारी, इसमें ये 3 वर्ग आते हैं। कृषक जो कृषि करते हैं, मतलब जो फार्मिंग का काम करते हैं, पशुपालक जो पशु पालते हैं, और जो व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं। इसके अलावा जो शूद्र हैं, वो उनका काम होता था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, मतलब ब्राह्मणों की, क्षत्रिय की, विश्य या वैश्य की सेवा करना इनका काम होता था। तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य जो कृषक है, पशुपालक है, हाँ, और ये जो है व्यापारी है, वो सारे जो है ये यज्ञ कर सकते थे। क्षत्रिय जो योद्धा है, मतलब राजा, वो भी यज्ञ कर सकता था। ब्राह्मण तो यज्ञ करते ही थे, जो वही तो मेन करते थे यज्ञ। मगर महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जो औरतें थी, महिलाएं थी और शूद्र थे, उन्हें वेद नहीं पढ़ सकते, उसका अधिकार नहीं है। वो यज्ञों में शामिल नहीं हो सकते, इसका भी अधिकार नहीं है। तो ये उन्हें बहुत समाज में भेदभाव झेलना पड़ता था। तो ये सारा चलता रहा उनका कई समय तक। तो वर्णों का निर्धारण जो था वो जन्म के आधार पर था। तो जन्म के आधार पर क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण होगा। जिस व्यक्ति ने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय होगा। जिस व्यक्ति ने शूद्र के घर में जन्म लिया तो शूद्र होगा। जिस व्यक्ति ने वैश्य के घर में जन्म लिया वो वैश्य होगा। तो इस तरह वो उनके हाथ में नहीं था कि वो उनका कौन सा वर्ण होगा। उन तो जिस जगह पर उनका जन्म हो गया, उस जैसे मतलब जिस जगह पर उन्होंने जन्म लिया वो उनके हाथ में नहीं है। उनके ऊपर कहाँ जन्म लेंगे इसका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। तो इसलिए इसे गलत भी माना गया कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण सही नहीं है। तो बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें छूना भी दूषित माना जाता था। तो अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, साथ ही इनमें वह लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। तो शिल्पकार हो गया, शिकार जो लोग करते थे वो हो गया। इसके अलावा जो भोजन संग्राहक, मतलब जो अपना खाने का जो भोजन है वो इकट्ठा करते थे, इनमें वो लोग आ गए अछूत वर्ग में। इसके साथ में वो लोग भी थे जो शवों को दफनाते, मतलब जो डेड बॉडी है उन्हें दफनाते थे या जलाते थे, जो अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ, तो इन लोगों को अछूत वर्ग में रखा गया। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था कि इनको टच करना भी, इनसे बात करना भी अपवित्र है, दूषित हो जाओगे आप ऐसा करोगे। तो इन्हें देखना तक दूषित माना जाता था। इनके साथ बहुत मतलब जो है भेदभाव किया जाता था। तो कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो इनमें वो कौन कौन लोग थे? तो राजा जो है स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। तो जो राजा है वो मानते थे कि हम पुरोहितों से कम क्यों हैं,
कुछ राजा ऐसा मानते थे कि हम तो उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें उन्हें दूसरे नंबर का स्थान दिया गया है, ना कि पहले नंबर का। इसके अलावा कुछ जो लोग थे वो मानते थे कि जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं है, कि क्योंकि उस व्यक्ति का तो कंट्रोल नहीं है ना कि वो किस जगह किस घर में जन्म लेगा, इसलिए इसका निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मानते थे कि व्यवसाय मतलब व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव उचित नहीं है, कि आप कौन सा काम करते हो, क्योंकि माना जाता है ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो, ये भी सही नहीं माना जाता था। अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो, ऐसा कुछ लोग मानते थे कि सबको अनुष्ठान करने का अधिकार हो, जो यज्ञ करते हैं वो सबको हो ये सारे अधिकार, मगर ये ऐसा भी नहीं था। तो उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो जो उपमहाद्वीप है उसका जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, वहाँ जो इलाके हैं वहाँ पे समाज में जो आर्थिक असमानता, सामाजिक और आर्थिक असमानता, इस तरह के जो भेदभाव थे वो बहुत कम थे। यहाँ पर जो है पुरोहित जो लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनका प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो ये वर्ण व्यवस्था का नियमों का पालन होता था केवल उन्हीं जगह पर होता था जहाँ जो पुरोहित वर्ग है वो उनकी शक्ति ज्यादा है, उनका प्रभाव ज्यादा है, मगर जहाँ पर उनका प्रभाव कम हो जाता था वहां पर इन वर्ण व्यवस्था के नियमों का जो पालन भी नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है कि पूरे उपमहाद्वीप में ही ये सारे नियमों का पालन हो रहा हो। तो फिर पढ़ते हैं अगला सब हेडिंग, जनपद। तो जनपद क्या होता है? जनपद का अर्थ है जन के बसने की जगह। जन मतलब लोग जहां बसते हैं उन्हें जनपद कहा जाता है। तो जो पुरातत्वविद थे उन्होंने जनपदों की जो बस्तियों को जब उत्खनन किया, वहां कुछ जो है वो बस्तियां जैसे ये हैं कि पुराना किला दिल्ली का हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर कहाँ पर है? हस्तिनापुर जगह महाभारत से भी जुड़ी हुई है। तो हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास। इसके अलावा अतरांजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में एटा के पास है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। जब खुदाई हुई उससे पता चला कि लोग जो है उस समय ऐसा नहीं था कि पक्के मकान थे, उस समय वो झोपड़ियों के अंदर रहते थे, जो छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं, और मवेशी मतलब गाय बैल ऐसे जानवर पालते थे। उसके अलावा बाकी भी जो जानवर हैं उनको पालते थे। इसके अलावा वो क्या क्या फसलें उगाते थे? चावल हो गया, गेहूं, धान जिसमें से चावल निकलता है, हाँ, तो जो वही दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये कौन से रंग के होते थे बर्तन? कुछ होते थे धूसर मतलब ग्रे कलर के, और कुछ लाल। तो ये कुछ ग्रे और कुछ लाल कलर के बर्तन होते थे। विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे उस समय, जिसे कहा जाता था चित्रित धूसर पात्र, पेंटेड ग्रे वेयर। मतलब चित्रित पेंट होगा उनके ऊपर, धूसर मतलब ग्रे, और पात्र मतलब वेयर जो है पात्र जो बर्तन हो गए। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। तो जैसा कि नाम से पता चल जाता है, नाम से स्पष्ट होता है, चित्र मतलब चित्रित किया, पेंट किया गया था। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये चित्रकारी किस तरह की थी? सरल रेखाएं मतलब सिंपल जो लाइनें होती हैं वो, और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। ज्यामितीय आकृति मतलब ज्योमेट्री के रूप में। तो महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो जो 2500 साल पहले, आज से लगभग 2500 साल पहले जो ये जनपद थे, हाँ, इनमें जो जनपद हो गए जैसे मगध हो गया, वज्जी, कौशल, कुरु, गंधार, अवंती, आपके मैप में भी ये सारे दे रखे हैं जो बुक में। तो ये जो जनपद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, तो इन्हें उन जनपदों को कहा जाने लगा महाजनपद। तो ये जो जनपद थे इसमें क्या होता था? किलेबंदी। तो कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जैसे कोई, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक ये राजमहल बनाया गया, इसकी यहाँ पर चारों तरफ किलेबंदी की गई है, इधर भी और इधर भी, तो ताकि इस जगह को सेफ किया जा सके। किलेबंदी किसके करी जाती थी? अलग अलग चीजों से, जैसे लकड़ी से भी, ईंटों से या पत्थर से। जैसे जैसे बड़े बड़े आप किले देखोगे उनके चारों ओर किलेबंदी की जाती है। लकड़ी की भी होती है, ईंट की भी होती है, वो पत्थर की भी होती है। वो डिपेंड करता है राजा के ऊपर, उन्हें किस तरह के पदार्थ से, किस तरह के मटेरियल से वो किलेबंदी करवाई है। तो ये किलेबंदी करी क्यों जाती थी? तो अन्य राजाओं से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए, कि बाकी राजा इस जो किला है इसके ऊपर आक्रमण ना कर दे, इससे बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, कि इससे डर लगता था, इसलिए वो किलेबंदी कराते थे।
अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि वो इतने सारे, अब ये तो किलेबंदी कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनवा रहे हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, तो दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं, अपनी पावर दिखाने के लिए कि हमारा राज्य जो समृद्ध है, शक्तिशाली भी है, तो इसका प्रदर्शन करने के लिए वो ये सारी किलेबंदी करते थे। एक सेकेंड, सॉरी। तो ये देखिए, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। तो अब जो उस किले के अंदर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि एक छोटा से क्षेत्र में रह रहे हैं, तो छोटे से क्षेत्र में उन पर कंट्रोल रखना, उन पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता है। तो ये किलेबंदी के कारण थे कि राजा जो है डरते थे बाकी राजा से कि आक्रमण ना कर दे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी कराते थे, अपने आप को दिखाने के लिए कि हमने कितने वैभवशाली, समृद्ध है, शक्तिशाली हैं, और बाकी की किले के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर नियंत्रण रखना उनसे आसान भी हो जाता था, इसलिए की जाती थी। तो ये किलेबंदी करने के लिए देखो क्या क्या किस किस चीज की आवश्यकता थी। तो इसके लिए आवश्यकता थी व्यापक योजना की, पूरी योजना मतलब प्लानिंग की, कि ये इस तरह इतनी दीवार बनाई जाएगी, यहाँ पर इस तरह की दीवार बनाई जाएगी, पूरी योजना बनाई जाती थी। आप खुद सोच सकते हैं इसमें कितना जो है उन्हें दिमाग लगाना पड़ता होगा, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती होगी। तो उससे इस तरह की किलेबंदी तब की जाती थी। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों की, अब इतनी बड़ी दीवारें बना रहे हैं, वो एक दो ईंट से तो बढ़नेगी नहीं, तो उसमें लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों की जरूरत होती थी। इसलिए वो दिखाते थे कि हम वैभवशाली, समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, कि हम ये सब अरेंज कर सकते हैं। फॉर हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों के अथक परिश्रम की। तो जो किले बंदी होगी, किले बनाए जाएंगे, ये सारी दीवारें बनाई जाएंगी, वो कोई तो बनाएगा, उसमें औरतें, पुरुष, स्त्री पुरुष और जो बच्चे हैं वो सब शामिल होते थे। उनका हार्ड वर्क लगता था, उनका परिश्रम लगता था, उससे ये किलेबंदी की जाती थी। इसके अलावा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी कि ये जो ईंटें हैं, पत्थर हैं, हाँ, और ये स्त्री पुरुष हैं और बच्चे हैं, तो ये सारे जो संसाधन है, बाकी भी जो चीजें इसमें यूज होती होंगी, उन्हें संसाधन कहा जाता है, रिसोर्सेज, जिनसे किलेबंदी करी जाती होगी। इन सब चीजों की इसके लिए आवश्यकता पड़ती थी। तो ये जो इस समय के राजा हैं, वो जो ऋग्वैदिक राजा होते थे, देखिए उस समय से राजा से ये किस तरह अलग है। अब के राजा जो हैं उनके पास किले हैं, नए राजा के पास सेना रखने लगे। अब के जो राजा हैं उनके पास सेना है, अपनी परमानेंट सेना, जबकि पहले की जो राजा आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, उनके पास कोई सेना नहीं थी। हाँ, वो जब लड़ाई होते थे तो वो खुद ही सेना के रूप में आते थे, इससे अलावा वो कोई सेना नहीं रखते थे स्पेशल। मगर सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो अब सिपाहियों को वेतन दिया जा रहा है। कुछ भुगतान संभवतः हाथ सिक्कों के रूप में होता था। अब जो पेमेंट कर रहे हैं वो कुछ जो है पेमेंट कैसे करते थे, पंचमार्क कोइन से। पंचमार्क कोइन मतलब जैसे ये देखिए, 1 सेकेंड, अब देखिए पंचमार्क कोइन, यहाँ पर ये कोइन मान लो, इसके ऊपर कोई भी डिजाइन बना होता था। ये जो है स्टैम्प पेपर से, जैसे स्टैम्प होती है आजकल, उसके ऊपर ठप्पा लगाओ तो स्टैम्प छप जाती है, इस तरह उसमें पंच करा जाता था, मतलब हाथ करना, उससे वो लग जाता था बिल्कुल कि जो चित्र करना चाहते थे, इस तरह वो पंचमार्क कोइन से अलग अलग डिजाइन करते थे। उस समय ऐसे पंचमार्क कोइन प्रचलित थे, तो उससे वो उन्हें भुगतान देते थे, पेमेंट देते थे। तो अब लोगों पर कर लगने लग गए, जबकि पहले जो है ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोगों के ऊपर कर लगते हो। तो ये कर लगने का कारण क्या था? विशाल किले बनवाने के लिए। अब इतने बड़े बड़े किले बनवाए जा रहे हैं, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं, तो कहीं से तो पैसा चाहिए, तो कर लगा देते थे लोगों के ऊपर की अलग अलग तरह की कर होते थे, जिसके बारे में आके अभी बताऊंगा। बड़ी सेना रखने के लिए, अब जितनी सारी सेना रखनी है, हर लोगों को पैसा देना पड़ता होगा, तो जब पैसा देना पड़ रहा है, उन्हें कहीं से पैसा चाहिए राजा को कि वो दे, तो वो कर लगते थे। जैसे आज भी कर लगते हैं अलग अलग चीजों पे, हम जो भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर किसी न किसी तरह का टैक्स होता है, कर होता है। तो प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता, तो ये जो है बड़ी सेना रखने के लिए, इसके अलावा जो प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, तो इन सब के लिए कर लगाए जाते थे। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो अब जो राजा है महाजनपदों के, अब वो ऐसा नहीं है कि लोगों द्वारा लाए गए उपहार है उस पर निर्भर थे, जबकि वो कर लगाते थे, कर से वो जो है उनकी आमदनी होती थी, उससे वो पूरा राज्य चल रहा था। जबकि ऋग्वैदिक काल था, उधर ऐसा नहीं था, उधर वो लोगों द्वारा लाए गए उपहार से निर्भर रहते थे,
कि वो एक दूसरे में बांट देते थे, उसी से समाज की जरूरतों को पूरा करते थे। तो अब जो कर किन किन पर लगाए गए, तो ये है विभिन्न प्रकार के कर। तो कर जो है फसलों पर कर लगाए गए, कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, पशुपालकों पर कर लगाए गए, व्यापारियों पर कर लगाए गए, अखेटकों तथा संग्राहकों पर कर लगाए गए। अखेटक मतलब हंटर एंड गैदरर। हंटर मतलब जो शिकार करते थे, और संग्राहक मतलब जो जो खाना इकट्ठा करके खाते थे, इकट्ठा करते थे पेड़ पौधे थे बाकी जगहों से, तो वो संग्राहक हो गए। तो फसलों पर कर सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण कर ये है क्योंकि उस समय समाज में जो ज्यादातर लोग जो काम करते थे वो कृषि का करते थे, फार्मिंग का करते थे। तो ये क्या कितना कर लगता था, उपज का 1/6 हिस्सा निर्धारित किया गया था कि जितनी भी उपज जो होगी उसका 1/6 हिस्सा उन्हें कर के रूप में दिया जाएगा। तो इसे भाग कहा जाता था। तो कारीगरों के ऊपर कर लगता था, वो किस रूप में होता था कि श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे बुनकर, लोहार या सुनार, राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। जो बुनकर होते हैं जो कपड़े बुनते हैं, लोहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, इस तरह सुनार होते हैं सोने का काम करते हैं। तो ये जो श्रम देंगे राजा को लिए 1 महीने में 1 दिन काम करेंगे, तो इस तरह वो कर लगाते थे। इसके अलावा पशुपालक हो गए जो पशुओं को पालते थे, जानवर हो या उनके उत्पाद के रूप में। तो पशुपालकों पे कर किस तरह लगाया जाता था कि वो जो जानवर हैं या उनका उत्पाद, जैसे कोई गाय पाल रहा है तो गाय से क्या क्या बन सकता है, दूध है, पनीर है, हाँ दही है, दूध से तो अलग अलग पदार्थ बनते हैं। तो उन्हें जो राजा को जानवर या उनके उत्पाद देने पड़ेंगे, हाँ तो ये दे सकते थे वो कर के रूप में। इसके अलावा व्यापारी थे, जैसे सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। व्यापारी है, व्यापारी या तो सामान खरीदेगा या बेचेगा, हाँ जो बेचना है उसके लिए वो खरीदेगा कि वो बेचने के लिए इस तरह बेचता था, उन सब पर कर देना पड़ता था उन्हें। और जो अखेटक होते थे, संग्राहक होते थे, उन्हें जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी क्योंकि वो जंगलों में ही रहते थे। तो जंगल से जो उन्हें वस्तुएं मिलती थी, जैसे पेड़ पौधे से या उन्हें हंटिंग करने से, शिकार करने से जो जानवर जो वस्तु के रूप में मिलते थे वो देने पड़ते थे। इस तरह ये अलग अलग कर लगाए गए थे। इसके अलावा कृषि में परिवर्तन आए कि 2 बड़े परिवर्तन आए इस समय कृषि में, जिनने पूरी खेती को ही बदल कर रख दिया। लोहे के हल का प्रयोग हुआ, इसके साथ धान के पौधे का रोपण हुआ। तो लोहे के हल के प्रयोग का क्या फायदा हुआ कि लोहे के हल का प्रयोग, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। तो हल के फाल जो थे, इससे पहले के समय में जो लोहे के फाल होते थे, जो हल होता था वो लोहे का नहीं होता था, वो होता था किसका, लकड़ी का। तो अब जो है कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब देखिए ये मान लीजिए जमीन है, एक सेकेंड इसे हटा देते हैं। अब ये जमीन है, अब इस जमीन की ये ऊपर वाली सतह जो है वो ज्यादा उर्वरक नहीं है, मगर नीचे वाली सतह उर्वरक है। तो लोहे के फाल से जब वो इसे चलाते थे तो नीचे वाला हिस्सा जो उर्वरक वाला ऊपर आ जाता था, तो इससे ये फायदा होता था। तो अब ये जबकि लकड़ी इतना अच्छा काम नहीं कर सकती मगर लोहा कर सकता है ये सारे काम, तो इससे हो जाता था कि क्योंकि वो सॉलिड होते थे, कठोर होते थे, इससे फसलों की उपज बढ़ गई, कि फसलें बढ़ गई, कि इन सब से ये फायदा हुआ कि जब इतना जो जमीन है वो उर्वरक बन गई है। इसके अलावा धान के पौधे का रोपण हुआ, तो लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। मतलब पहले जो लोग होते थे वो बीज छिड़क देते थे, बीज छिड़कने से जो धान के पौधे निकलेंगे उसमें समय लगेगा, जबकि अब क्या करा जाता था, उन्हें सिर्फ छोटे छोटे पहले ही पौधे बनाए जाते, उसमें से पौधे निकाले जाते और खेत में वो धान के पौधे लगा दिए जाते। कि आप अगर खेती से बिलोंग करते हैं, किसी ऐसे करते हैं खेती बाड़ी होती है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं इसे कि धान के पौधे का रोपण किस तरह होता है। कि वो उपजाने के बजाय, कि खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया जाता है। कि धान के जो छोटे छोटे पौधे हो गए उनको निकाला और उन्हें जो किसी मिट्टी में बो दिया, इस तरह होता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लग गई। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था कि पूरी कमर में दर्द हो जाए, इतना कि पूरी मेहनत बहुत लगती थी। तो ये काम कौन कौन करता था, क्योंकि अब बड़े लोग तो करेंगे नहीं जो जिन पे बड़ा पैसा होगा, तो ये काम करते थे दास, दासी, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, जिन्हें कमकार कहते हैं। तो दास होते थे, जो दासियां होती थी। इसके अलावा जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती, जिनके अपनी जमीन नहीं होती थी, वो दूसरों के वहां काम करते थे, खेतिहर मजदूर।
वो लोग ये काम करते थे। अब देते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। अब बारीकी से देखते हैं जो दो बड़े महाजनपद हैं उनको। तो मगध हो गया इनमें एक। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। फिर 200 साल के भीतर ही मगध जो है, मगध कहाँ पर है, बिहार में, वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनपद बनने के कारण क्या थे? उधर जो नदियां बह रही हैं, उधर जंगल है, लोहा अयस्क की खदानें हैं, शक्तिशाली शासक हैं। ये 4 कारण थे। अब देखिए, पहला, नदियां। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब जिस जगह पर नदियां बहती हैं उसके कुछ एडवांटेज होते हैं उस जगह के लिए। जैसे पहला हो गया का यातायात। तो जैसे जो नदियां बह रही थी इससे यातायात, एक जगह से दूसरा जगह सामान भेजना या एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया, क्योंकि नदियों से यातायात की व्यवस्था हो गई वहां पर। दूसरा, जल वितरण। अब नदियां हैं तो पानी की सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है वो भी हो जाती थी। इसके अलावा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थी। अब जमीन उपजाऊ हो गई इससे, जहाँ पे नदियां वहां की जमीन उपजाऊ होती है तो इससे ये फायदा हुआ, खेती बाड़ी में फायदा होता था, इसलिए वहां पे जो अनाज की उपज ज्यादा हो जाती थी इससे। तो इसलिए पहला कारण तो हो गया, इसलिए वो महत्वपूर्ण था। हाँ, दूसरा हो गया वहां पे जंगल। तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, तो हाथी पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। तो अब जो वहां राजा रह रहे उसने वहां पे जो अपने लोग रख रखे होंगे उन्हें हाथियों को पकड़कर उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें प्रशिक्षित कर कर सेना के काम में लगाया जाता था कि हाथी सेना जो है एक महत्वपूर्ण जो सैनिक टुकड़ी होती थी। इसके अलावा लकड़ी मिलती थी इन जो जंगल थे उससे, और लकड़ी से क्या क्या बन सकता था, घर बन जाते थे क्योंकि वो झोपड़ी में रह रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियां, आज की तरह मोटरसाइकिल तो है नहीं, कार नहीं है, तो रथ जैसे जो गाड़ियां हैं ये सारी गाड़ियां बन जाती थी, रथ बन जाते थे बनाने के लिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है लोहा अयस्क की खदानें। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें हैं। अब लोहा अयस्क की खदानें हैं तो ये किस लिए उपयोगी थी? मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। तो इससे मजबूत औजार बनते थे, हथियार बनते थे, जिससे युद्ध में लड़ना आसान होता था। और शक्तिशाली शासक, क्योंकि किसी भी जो राज्य है उसे मजबूत बनाने के लिए उसका शासक बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ पर जो है शासक था मगध में, वो 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु भी कहते हैं जिसे। तो ये जो बाकी जो जनपद है उसे जीतने के लिए हर संभव जितनी कोशिश कर सकते थे वो साधन अपनाते थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शासक था, वो था महापद्मानंद। जो नियंत्रण था वो कहाँ तक फैला था? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला हुआ था। तो मगध की जो शुरुआत की राजधानी, जो पहले आरंभिक राजधानी थी, वो थी बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, जिसे आज के समय में राजगीर कहा जाता है, उसका में उसे राजगृह बोला जाता होगा बिहार में जो है। बाद में इसे बदलकर पाटलिपुत्र में कर दिया गया, जो आज का पटना है वो भी बिहार में ही है, तो पाटलिपुत्र बन गई बाद में इसकी राजधानी। दूसरा जो महत्वपूर्ण जनपद है वो है वज्जी, तो इसकी राजधानी है वैशाली, जो वो भी बिहार में है। ये भी उसके जो है मगध के पास में ही, थोड़ी दूरी पे। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। तो इस तरह की जो शासन व्यवस्था होती है उसका क्या देखो अलग किस तरह राजा से। तो गण मतलब होता है, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। तो इधर जो जहां गढ़ संघ का शासन था वहां एक राजा ना होकर बहुत सारे राजा होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे बड़े सारे राजा 15-20 या सारे लोग जो रह रहे वो सभी राजा हैं। तो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जितने लोग रह रहे वो सारे ही राजा माने जाते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, सभी लोग राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सारे के सारे जो यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, सब एक साथ ही संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर, जो सभा असेंबली करते, उसमें बैठकर ये बातचीत करके बहस और वाद विवाद के जरिए, क्योंकि सारे जब बैठे हैं तो वाद विवाद भी होगा, तो उसके जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो जो बुद्ध और जो महावीर हैं, ठीक है, एक सेकेंड, तो बुद्ध तथा महावीर गढ़ या संघ से संबंधित थे। जो बुद्ध और महावीर है वो भी कोई राजा नहीं थे, बल्कि वो भी गढ़ या संघ से संबंधित थे, जहां के सारे लोग ही राजा माने जाते हैं। तो कई शक्तिशाली राजा, या यहाँ पर गढ़ संघ में बहुत सारे राजा होते हैं, तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा।
तो बहुत सारे जो शक्तिशाली राजा हुए इन संघों को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, मगर उसके बावजूद इन जो गढ़ और संघों ने लगभग 1500 साल तक शासन चलाया अपना, जो एक बड़ी बात है। मगर उसके बाद जो लास्ट कोई गढ़ संघ रहा होगा, उसे गुप्त शासकों ने गढ़ संघ को उसे जीत लिया, जिससे और उसे अपने शासन में राज्य में शामिल कर लिया। तो उसके बाद गढ़ संघ का राज्य खत्म हुआ। तो उसके बाद जैसे ये लिखे, उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये हुआ चैप्टर खत्म। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। बाय बाय।